नमस्कार। ओबेसिटी कोड पर हमारी गहरी पड़ताल जारी है। आज हम इसके भाग 5 पर बात कर रहे हैं। हमारे आहार में आखिर गड़बड़ क्या है? जी हाँ, हम देखेंगे अध्याय 14 से 18 की मुख्य बातें। और समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल का खान-पान, मतलब चीनी, डाइट सोडा, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सब हमारे हार्मोन्स, खासकर इंसुलिन को कैसे उथल-पुथल कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कैसे मोटापे और दूसरी मेटाबॉलिक दिक्कतों से जुड़ा है, डॉक्टर फंक के हार्मोनल नजरिए से। चलिए तो फिर खोलते हैं ये पिटारा और देखते हैं कि हमारी थाली में चल क्या रहा है। शुरुआत अध्याय 14 फ्रुक्टोज से। हाँ, फ्रुक्टोज। देखिए, डॉक्टर फंक कहते हैं कि प्रॉब्लम फलों वाले नेचुरल फ्रुक्टोज से उतनी नहीं है जितनी वो रिफाइंड फ्रुक्टोज से है, जो प्रोसेस्ड खाने और मीठे ड्रिंक्स में भरा पड़ा है, मतलब हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह। अच्छा, तो ये सीधा लिवर में प्रोसेस होता है, जैसे शायद शराब होती है और लिवर में फैट बनाता है। वो क्या शब्द था? डी नोवो। डी नोवो लिपोजेनेसिस। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब लिवर खुद ही फैट बनाने लगता है, और यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर यानी NAFLD का कहानी शुरू होती है। बाप रे। और मजे की बात यह है कि फ्रुक्टोज खाने के बाद दिमाग को वो सिग्नल ही नहीं मिलता कि पेट भर गया। ये इंसुलिन या लेप्टिन जैसे हार्मोन्स को जगाता ही नहीं। तो मतलब खाते जाओ, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नतीजा ये होता है कि भूख बनी रहती है और इंसान ज्यादा खा लेता है। और वो मीठे ड्रिंक्स, वो तो और भी तेजी से अब्जॉर्ब होते हैं, तो और खतरनाक हैं। और वो एक और चीज थी, AGS। ये क्या बला है? एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। सरल भाषा में समझे तो जब शरीर में शुगर ज्यादा होती है तो वो प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल से जुड़कर उन्हें खराब कर देती है। जैसे समझ लीजिए एक तरह का अंदरूनी जंग लगना। अच्छा। और ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि एक्स्ट्रा शुगर, खासकर पीने वाली चीजों से हटाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं शुगर नहीं तो डाइट सोडा से ही। अध्याय 15 इसी पर है। क्या ये वाकई कोई हल है? कैलोरी तो होती नहीं इनमें। हाँ, देखिए, लगता तो यही है, पर सबूत कुछ और कहते हैं। एक चीज होती है सिफेलिक फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स। सिफेलिक फेज, ये क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ मीठा स्वाद जीभ पर लगने से ही, भले ही उसमें कैलोरी ना हो, हमारा शरीर इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर सकता है। दिमाग को लगता है कि शुगर आ गई। अरे, ये तो शरीर को बेवकूफ बनाना हुआ। और क्या असर होता है इसका? हाँ, और दूसरा असर ये है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं, जैसे एस्पार्टेम, सुक्रालोज, ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम को बदल सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि इससे शरीर की ग्लूकोज को हैंडल करने की क्षमता गड़बड़ा सकती है, जिससे ग्लूकोज इंटॉलरेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। ओह। और एक और बात, जब आप मीठा स्वाद लेते रहते हैं, भले ही वो नकली हो, तो मीठे की तलब बनी रहती है। फिर हेल्दी आदतें अपनाना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि डाइट सोडा पीने वालों में वजन बढ़ने या डायबिटीज का रिस्क कम नहीं होता। हाँ, कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में तो ऐसा ही लिंक देखा गया है। हालांकि ये साबित करना मुश्किल है कि डाइट सोडा ही वजह है, पर शक तो गहराता है। तो निचोड़ यही है कि ये शायद अच्छा उपाय नहीं है। असली लक्ष्य तो मीठे की लत को ही तोड़ना होना चाहिए। समझ गए। न असली चीनी न नकली चीनी। अब आते हैं कार्ब्स पर। अध्याय 16। यहाँ क्या गड़बड़ है? अक्सर लोग सारे कार्ब्स को बुरा मान लेते हैं। बिल्कुल, और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, सफेद चावल, पास्ता, ब्रेड। इनमें से फाइबर निकाल दिया गया होता है। हाँ। तो ये बहुत तेजी से पचते हैं, ब्लड शुगर एकदम से बढ़ाते हैं और इंसुलिन का बड़ा स्पाइक लाते हैं। और दूसरी तरफ है अनरिफाइंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज। इनमें फाइबर भरपूर होता है। और फाइबर ही यहाँ असली हीरो है ना? सुना है पाचन से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल सब में मदद करता है। बिल्कुल, फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। इंसुलिन का रिस्पॉन्स बेहतर रहता है, पेट भी भरा भरा लगता है, आंतों के लिए भी अच्छा है। दिक्कत तब हुई जब वो लो फैट वाला दौर आया ना। हाँ हाँ। तो लोगों ने फैट कम करके खूब सारे रिफाइंड कार्ब्स खाने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि ये हेल्दी है। वो एक बड़ी गलती थी। तो यहाँ का सबक, फाइबर वाले अच्छे कार्ब्स खाएं, रिफाइंड बिना फाइबर वाले कार्ब्स से बचें। ठीक है, कार्ब्स क्लियर हुए। अब प्रोटीन की बात करते हैं। अध्याय 17। प्रोटीन तो आमतौर पर अच्छा माना जाता है, मसल्स के लिए, पेट भरने के लिए। हाँ, वो है। प्रोटीन सटाइटी यानी पेट भरने का एहसास देता है, मांसपेशियों के रखरखाव के लिए जरूरी भी है। लेकिन एक पेच है। पेंच?
क्या? प्रोटीन भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। कुछ प्रोटीन ज्यादा करते हैं, जैसे डेयरी या वे प्रोटीन। अच्छा। और अगर कोई जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा है और उसके शरीर के ग्लाइकोजन स्टोर्स पहले से भरे हुए हैं, तो शरीर उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल सकता है। एक प्रक्रिया होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओह, तो मतलब ज्यादा प्रोटीन से भी ब्लड शुगर और इंसुलिन बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो तो। इसीलिए डॉक्टर फंग एक मध्यम मात्रा की सलाह देते हैं। कितना, कोई अंदाजा? वो लगभग 0.8 से 1.2 ग्राम्स प्रति किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से बताते हैं। मतलब बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। और जरूरी है कि प्रोटीन को अकेले ना खाएं, उसे हेल्दी फैट और फाइबर के साथ संतुलित भोजन का हिस्सा बनाएं। और शायद प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेहतर होते हैं इस मामले में। हाँ, ऐसा माना जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंसुलिन पर असर थोड़ा कम होता है एनिमल प्रोटीन के मुकाबले। ठीक है, अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर, अध्याय 18, फैट यानी वसा। दशकों से तो हमें यही बताया गया कि फैट हमारा दुश्मन है। जी फैट फोबिया। हाँ, और डॉक्टर फंग कहते हैं कि ये फैट फोबिया शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक था पिछले कुछ दशकों की न्यूट्रिशन सलाह में। हुआ क्या कि फैट कम करने के चक्कर में लोगों ने शुगर और रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा खाने शुरू कर दिए। एग्जैक्टली और समस्या बढ़ गई। सच तो यह है कि डाइट से मिलने वाला फैट, यानी जो फैट हम खाते हैं, उसका इंसुलिन पर असर बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर। और ये पेट भरने का एहसास बहुत अच्छे से देता है। लेकिन क्या सारे फैट्स अच्छे हैं? ट्रांस फैट वगैरह का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे फैट्स एक जैसे नहीं होते। ट्रांस फैट तो बेशक बहुत हानिकारक हैं, उनसे तो बचना ही चाहिए। लेकिन जो नेचुरल फैट्स हैं, जैसे जैतून का तेल, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, मछली का तेल, ये सब बहुत फायदेमंद है। और सैचुरेटेड फैट का क्या, जैसे घी या नारियल तेल? डॉक्टर फंग का नजरिया है कि नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाला सैचुरेटेड फैट सही मात्रा में उतना बड़ा विलन नहीं है जितना उसे बनाया गया है, खासकर जब वो प्रोसेस्ड कार्ब्स की जगह ले रहा हो। और याद रखिए, हमें फैट की जरूरत विटामिन ए, डी, ई, के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी होती है। अच्छा। तो यहाँ का सबक है, हेल्दी नेचुरल फैट्स को अपनाएं, उनसे डरे नहीं, और वो लो फैट या फैट फ्री वाले प्रोसेस प्रोडक्ट से सावधान रहें, क्योंकि उनमें अक्सर फैट की कमी पूरी करने के लिए चीनी या और कुछ मिला दिया जाता है। वाओ! तो कुल मिलाकर इन अध्यायों का निचोड़ ये निकलता है कि हमारे खाने की जो असल समस्याएं हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिफाइंड फ्रुक्टोस, ये आर्टिफिशियल मिठास, बिना फाइबर वाले कार्ब्स, प्रोटीन का असंतुलन और हेल्दी फैट से बेवजह का डर। हाँ, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे हार्मोन्स का पूरा सिस्टम गड़बड़ कर रही हैं, खासकर इंसुलिन का। बिल्कुल सही। डॉक्टर फंग बार बार यही कहते हैं कि मोटापा सिर्फ कैलोरी अंदर कैलोरी बाहर का गणित नहीं है। यह मुख्य रूप से एक हार्मोनल असंतुलन है जिसमें इंसुलिन राजा है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है वापस बेसिक्स पर लौटना, असली, साबुत, अनप्रोसेस्ड खाना खाना, जिसमें प्राकृतिक फाइबर हो, हेल्दी फैट्स हो, जरूरत के हिसाब से मध्यम प्रोटीन हो, और चीनी, रिफाइंड कार्ब्स और बनावटी मिठास से दूरी बनाना। ये सिर्फ वजन कम करने के टिप्स नहीं लगते, ये तो मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक रखने की जरूरतें लग रही हैं। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ की बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हो अगर हम अपने खाने को सिर्फ कैलोरी या न्यूट्रिएंट्स के चश्मे से देखने के बजाय इस नज़रिए से देखना शुरू करें कि हमारा खाना हमारे शरीर के जटिल हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को कैसे डायरेक्ट कर रहा है। ये सोच हमारे रोज के खाने पीने के फैसलों पर क्या असर डाल सकती है? बहुत अच्छा सवाल सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलती किताब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली बार किस किताब पर हमारी एक गहरी पड़ताल सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।